हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का दोबारा से स्वागत ई पाठशाला के चैनल पे। दोस्तों क्लास 11 की ये नई सीरीज जो 2022 और 23 के स्टूडेंट के लिए है आ चुकी है। वीडियो का तीसरा पार्ट है, पहला चैप्टर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। आई होप आप सभी लोगों ने पहले और दूसरे पार्ट ज़रूर देखे होंगे। वीडियो के तीसरे पार्ट में ये कहानी आगे बढ़ेगी। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आप सभी को बता दिया जाता है कि ईपी फैमिली पे आप सभी लोग टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़िएगा। ईपी फैमिली पे आप सभी लोगों के लिए हम नोट्स शेयर करते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप सभी लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम आपको ये बताने की कोशिश करता है कि किस तरीके से हम आप सभी लोगों के साथ लाइव बातें भी करते हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं। आगे हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या बदलाव इस चैप्टर के अंदर आए। मैं आपको बता दूं ये चैप्टर का ये वाला पार्ट जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है? देखिए यहाँ पे आपका जो स्टार्ट होता है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ये हमें शुरुआत देखने को मिलती है। इसमें कुछ ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है ना जो आपको पढ़ने से एकदम से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि 11th और 12th और प्लस आपके जो हाई लेवल के एग्ज़ाम 1935 कर रहा हूँ मैं, हाई लेवल के एग्ज़ाम पीसीएस और यूपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें से भी ऐसे क्वेश्चंस कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि 9 दिसंबर 1946 के दिन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली रीअसेंबल्ड हुई थी, दोबारा बैठी थी, और उसके बाद इंडिया जो था 14 अगस्त 1947 में डिवाइड हो गया, भारत अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। तो 9 दिसंबर 1946 के अंदर जो बैठक हुई थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की, तो इसके अंदर भी कुछ लोगों ने बहिष्कार कर दिया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का। अब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है वो है क्या, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जैसे आज की लोकसभा राज्यसभा होती है, उसको इनडायरेक्ट चुना गया था, और वो था प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों के द्वारा। ये होता क्या है ये भी आपको समझाते हैं। अब मेन बात ये है कि जो भी कुछ भी बन रहा था, जो भी कुछ भी संविधान सभा बन रही थी, संविधान बनाने के लिए बन रही थी, उस टाइम पीरियड पे हमारे पास अंग्रेजों के द्वारा दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ही हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई गई। अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे पहले भी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी जो ऑफकोर्स बदलाव करती थी चीज़ों के अंदर, लेकिन दोस्तों 1935 के एक्ट के बाद एक ऐसी संविधान सभा बनने जा रही थी जो भारत के संविधान के लिए काम करेगी, और भारत से रिलेटेड जो भी कुछ स्टेप लेगी वो भारतीय ही लेंगे। इससे पहले भारतीयों के अलावा कोई और लोग भी होते थे जो स्टेप लेते थे, लेकिन अब 1935 के एक्ट के बाद भारतीय एक अपनी संविधान सभा बनाने जा रहे हैं जिसमें एक्शन भारतीय लेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि याद रखिएगा, इसको बनाने के लिए, संविधान सभा बनाने के लिए हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी। इसीलिए अंग्रेजों ने हमें कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, और उस मदद को क्या कहा गया? उस मदद को कहा गया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन एक ऐसा मिशन था जो ये बताता था कि आपको किस किस तरीके से काम करना है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि बैकग्राउंड के अंदर आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आपको याद होगा गांधी जी की एंट्री 1915 के अंदर हो चुकी थी। 1915 के बाद 1916, 1917, 1918 और 1919 तक गांधी जी ने 3 आंदोलन चलाए, और उसके बाद गांधी जी के आंदोलन चलते ही रहे। लास्ट जब आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेके 45 के बीच में चला। इस समय जो यूके था दोस्तों, वो अपने युद्ध में लगा हुआ था, और वॉर के अंदर यूके को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। इसीलिए हमने भारत के अंदर उसी टाइम पीरियड पे 1942 अगस्त के अंदर एक आंदोलन चलाया, और उस आंदोलन का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, इंडिया क्विट मूवमेंट। इंडिया क्विट मूवमेंट, ये आंदोलन दोस्तों, इंडिया क्विट मूवमेंट जो था, ये आंदोलन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, और इस आंदोलन के तहत अंग्रेजों की पूरी कमर टूट गई। देन फाइनली उन्होंने कहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने दीजिए। ब्रिटेन में एक नई सरकार बनी, लेबर पार्टी, और उस पार्टी ने कहा अब हम आपको आज़ाद कर देंगे, लेकिन आज़ादी करने के लिए हम किसी भी देश को ऐसे नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक अपनी संविधान सभा बनानी पड़ेगी। ऐसे ही छोड़ के चले गए तो ये देश तो फिर दोबारा अनऑर्गेनाइज तरीके से हो जाएगा। इसीलिए अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली छोड़ी,
तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का हमारे भारत में मेन मकसद था हमारे भारतीय संविधान की सभा बनाने में मदद करना। तो दोस्तों याद रखना, कैबिनेट मिशन, सर कैबिनेट एक व्यक्ति थे, उनके नाम से इन तीनों में से कोई एक व्यक्ति थे, पैट्रिक लॉरेंस, कैबिनेट, और एक और कोई व्यक्ति मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ स्टीफन फोर्ड करके उनका नाम था, स्टीफन फोर्ड करके उनका नाम था, वो कोने में। ये 3 बंदे आए थे, यहाँ पे 4 इमेज दिख रही है पर 3 बंदे आए थे, कैबिनेट, लॉरेंस पैट्रिक और स्टीफन फोर्ड करके व्यक्ति आए थे। इन्होंने कहा कि आप अपनी संविधान सभा बनाइए। तो संविधान सभा बनाने के लिए उन्होंने हेल्प करी और इसी को हम ब्रिटेन की कैबिनेट मिशन के नाम से इसको जानते हैं। और ये भारत के अंदर संविधान सभा तैयार करने के लिए ये लोग आए थे। इन्होंने रिकमेंडेशन दी, इन्होंने कहा कि आपको संविधान सभा बनानी है, तो संविधान सभा बनाने के स्टेप क्या होंगे। नंबर 1 स्टेप ये होगा कि आप अपना पूरा भारत, देखो मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, ये पूरा भारत है। इस पूरे भारत के अंदर कुछ कंट्रोल ब्रिटिशर्स का था और कुछ कंट्रोल देसी रियासतों का था। आपको पता है कि डायरेक्टली जितना भी इलाका कंट्रोल करा जाता था वो अंग्रेजों के द्वारा, आपको ये लाल जितना भी इलाका दिख रहा है ये अंग्रेजों का दिख रहा है, और जितना भी पीला इलाका दिख रहा है ये आपको प्रिंसली स्टेट्स का दिख रहा है। ये वो लोग होते थे जिनको गुलामी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। ये लोग पूरी तरीके से क्या करते थे, ये अंग्रेजों के अंडर में तो रहते थे लेकिन इनके पास भी अपने अंडर में चीज़ें स्टेप लेने का या कुछ काम करने का तजुर्बा या एक्सपीरियंस इनको भी था, तो ये अपने हिसाब से समाज को चलाते थे। इतना अपने फोकस अभी रखना है। अब अंग्रेजों ने क्या कहा, अंग्रेजों ने इस पूरे भारत को 4 कैटेगरी में बांट दिया, A, B, C और D कैटेगरी। दोस्तों A, B, C कैटेगरी कौन सी, A कैटेगरी जो ब्रिटिश प्रोविजन थी, B कैटेगरी जो उस टाइम पीरियड पे देशी रियासतों की थी, C कैटेगरी वो कैटेगरी जो चीफ कमिश्नर हेड के अंडर में होती थी, डी कैटेगरी अंडमान निकोबार ऐसे आइलैंड द्वीप समूह की कैटेगरी। ये कैटेगरी के हिसाब से अंग्रेजों ने कहा देखो 4 तरीके की भारत में कैटेगरी है और आपको हर प्रांत से, हर जगह से इलेक्शन कराने की जरूरत है। इसमें क्या करा उन्होंने कहा 1 लाख 10 लाख लोगों पे हम एक व्यक्ति को चुनेंगे। तो भारत के अंदर उस समय लगभग 29 करोड़ की आबादी थी, 29 करोड़ की आबादी, 29 करोड़ कह रहा हूँ, 39 करोड़ की आबादी थी 1947, 48, 46 के आसपास। उसमें से 389 लोगों को वोट करा गया। तो इसीलिए संविधान सभा भी लगभग 389 लोगों की बनी और संविधान सभा में टोटल मेंबर बने 389, जिसमें से ब्रिटिश प्रोविजन से निकले कितने, वो निकले 296। वो कौन से ब्रिटिश प्रोविजन से निकले दोस्तों, मैंने अभी ABC बताया ना, वो नोट डाउन कर लेना, किताबों में कहीं लिखा नहीं हुआ। ये कंपटीशन लेवल पे जो चीज़ें हमने पढ़ी है मैं आपको उसके हिसाब से बता रहा हूँ ताकि आपको क्लिस्टर क्लियर चीज़ें होती चली जाए। अब यहाँ पे 296 जो थे ब्रिटिश प्रोविजन के, चीफ कमिश्नर प्रांत के, और दूसरा खुद उनके द्वारा अंडर कंट्रोल की गई 11 स्टेट्स में से, और 4 इनके चीफ कमिश्नर प्रांत थे, इनके हेड वाले, जहाँ पे गवर्नर जनरल की चलती थी। वो प्रांतों से कितने चुने गए, 96 लोग, और 93 लोग चुने गए प्रिंसली स्टेट से। प्रिंसली स्टेट के लोगों का कोई भी चुनाव नहीं हुआ। 565 रियासतों में से, जो प्रिंसली स्टेट बता रहा हूँ 565 रियासतों से भी ज़्यादा, उनमें से 93 लोगों ने अपने ही रिकमेंडेशन के हिसाब से इनको सीटें दे दी। तो दोस्तों उस समय पे पॉपुलेशन जो था, ऑफकोर्स 10 लाख लोगों में से 1 लोगों को चुनना था, तो हमारे इंडिया के अंदर 296 लोगों को चुना गया और सीटों को हमने आरक्षित कर दिया सिख के लिए, मुस्लिम के लिए और जनरल लोगों के लिए। इतना आपने कंटेंट समझना है। और दोस्तों इस तरीके से ये चुने गए और फाइनली 93 और साथ में आप कह सकते हो 96 कैसे बने। 96 अभी मैंने बताया, जैसे आज की डेट में 28 राज्य हैं, ऐसे उस टाइम पे अंग्रेजों के कंट्रोल में 11 स्टेट्स थी जो ऑफकोर्स वहाँ पे गवर्नर की चलती थी। और चीफ कमिश्नर प्रोविजन होते हैं उस टाइम पीरियड पे भारत के कंट्रोल में कुछ ऐसे स्टेट भी होते थे, अंग्रेजों के कंट्रोल में कुछ ऐसे स्टेट्स भी होते थे जो उस टाइम पीरियड पे भारत से बाहर व्यक्ति जो बैठा होता था उसके कंट्रोल से वो चलते थे। तो ऐसे कोई स्टेट है, इतना डीपली नहीं समझना, बस याद रखना चीफ कमिश्नर प्रोविजन, नहीं तो विकिपीडिया पे सर्च कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि इनको चुना कैसे गया, तो चुनने के लिए क्या सभी लोगों ने वोट डाला, जैसे आज की डेट में लोग वोट डालते हैं, क्या सभी लोगों ने वोट डाला? नहीं, उस टाइम पीरियड के अंदर वोटों का रिस्ट्रिक्शंस था, सिलेक्टेड लोगों को ही वोट डालने की परमिशन थी, सभी लोग वोट नहीं डालते थे। और इस वोट के सिस्टम को हमने क्या कहा, इस वोट के सिस्टम को हमने कहा ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं
हिंदी में कहते हैं क्या, हिंदी में एकल हस्तांतरीयकरण वोट। अब ये है क्या, जब आप ये इलेक्शन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो मैं आपको डीपली उसमें समझा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या हुआ, जैसे ही ये लोग बना देते हैं और 389 मेंबर बनते हैं, कितने, 389 मेंबर, तो उसी दिन क्या होता है, मुसलमानों को ये लगने लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, संविधान सभा तो हमारे भारतीयों की है ही नहीं, इसमें तो मतलब हमारे मुस्लिम्स की है ही नहीं, ये मुस्लिम लीग को लगने लग गया, जो पाकिस्तान की डिमांड करने लग गए थे। और जो 389 लोग चुने गए, 389 लोग चुने गए, उसमें से पहले दिन जो बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 की, उसमें से 389 लोग नहीं बैठे। ये बस इतना सा याद रखना। इस दिन जब पहली संविधान सभा की बैठक हुई, हमारे सबसे बड़े हेड डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा एज में थोड़े से एजिड थे, इसलिए उन्हें टेम्परेरी अध्यक्ष बना दिया गया। जैसे आज का राष्ट्रपति होता है ना, जैसे आप लोकसभा में बैठते हैं तो लोकसभा स्पीकर होता है, राज्यसभा में बैठते हैं तो वहाँ पे क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट होता है। ऐसी जो ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई गई थी, उसमें सुनने के लिए 9 तारीख के दिन हमने डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना था, और उसके बाद हमने 11 तारीख के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो पहले देश के राष्ट्रपति बने, उनको चुना परमानेंट सदस्य। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये बातचीत चली, बहस हुआ, तो ऑफकोर्स मैंने कहा था पाकिस्तान नहीं था, तो पाकिस्तान उसमें नहीं बैठा था, तो उस बैठक के अंदर 289 लोग ही बैठे थे, 389 लोग चुने गए थे। और 6 दिसंबर 1946 के दिन जब ये लोग बैठे पहली बैठक, तो उस दिन सिर्फ 299 लोग ही बैठे। मोस्टली मुस्लिम लीग जो थी वो इस विधानसभा का बहिष्कार कर रही थी। अब क्यों कर रही थी, क्या रीजन था, वगैरह वगैरह, वो सब आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, तो इतना फोकस मत करिए। अब यहाँ पर मेनली फिर 3 जून 1947 के दिन पाकिस्तान ने पूरी डिमांड करने लगे वो लोग कि भाई हम पाकिस्तान क्षेत्र अलग चाहते हैं, पाकिस्तान की संविधान सभा अलग चाहते हैं। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें 299 लोग क्या कहते हैं, और 26 नवंबर उन्होंने ये संविधान बना दिया। और लास्ट में अंतिम बैठक जो हुई थी वो उसमें सिर्फ साइन करने के लिए याद रखना, साइन जिस दिन हुआ था वो था 24 जनवरी 1950 के दिन, जब संविधान लागू होने वाला था। तो अंतिम बैठक के अंदर साइन करने के लिए 284 लोग जिन्होंने साइन करा, ये आप थोड़ा सा रख लीजिएगा। अब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार तो 26 नवंबर 1949 में हो गया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करा गया 26 जनवरी 1950 में। अब इसके पीछे का पूरा इतिहास है, वो इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अब जब 9 दिसंबर 1946 के दिन पहली बैठक हुई और उसी दिन टेम्परेरी अध्यक्ष चुना गया, 11 तारीख के दिन राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट कर लिया गया, तो 13 तारीख के दिन उस दिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये होता है कि आने वाला संविधान कैसा बनेगा, पूरा भारत हमारा होगा, जो हमारे साथ आना चाहता है आ सकता है, यानी कि हिंदू मुस्लिम कोई भी, लोकतंत्र होगा, सभी की भलाई के बारे में सोचेगा, समानता स्वतंत्रता ऐसी चीज़ें हम लोग लेके आएंगे। तो ये चीज़ें बात हो रही थी। ऑफकोर्स उसी दिन हमने फिर 22 जुलाई 1947 के दिन तिरंगा को अडॉप्ट करा, और 24 जनवरी 1950 के दिन हमने जनगण मन को अपना मेन जो राष्ट्रीय गान था वो बनाया, और 22 जनवरी के दिन हमने उद्देश्य प्रस्तावना को सर्वसम्मति से इसको अडॉप्ट कर लिया। तो जैसे मैंने कहा 26 नवंबर 1949 में क्या कहते हैं दोस्तों, संविधान पूरा हुआ, लेकिन लागू 1950 में हुआ। तो अगर इस डेट के बीच में गैपिंग देखें तो 2 साल 11 महीने 18 दिन हमें लगते हैं इसको पूरा करने के लिए। तो इस तरीके से सभी ने काम करा, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी सारी कमेटियों में से एक थी, क्योंकि यही संविधान बनाने में सबसे ज़्यादा मदद कर रही थी। इन्होंने लगभग 60 देशों का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा। 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद जो जो संविधान सभा को अच्छी चीज़ें लगी वो सारी चीज़ें ये अपने संविधान के अंदर डाल लेते हैं। अच्छी बात है ये। और ऑफकोर्स जब हमारा भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब पाकिस्तान बोलने लग गया कि हम इस संविधान सभा का बहिष्कार करते हैं, क्योंकि ये संविधान सभा तो सिर्फ इंडियंस लोगों के लिए, सिर्फ कांग्रेसी ही ये संविधान सभा चला रहे हैं, तो संविधान सभा के टुकड़े हो गए, इवन फिर भारत के भी टुकड़े हो गए। और ये बात बिल्कुल सच है कि संविधान सभा के अंदर ये संविधान सभा जनता के वोटों के द्वारा चुन के नहीं आई थी, सिलेक्टेड लोगों ने इस पर वोट डाला था। और ये बात बिल्कुल सच है कि इसमें कांग्रेस का वर्चस्व ज़्यादा था। 82% लोग संविधान सभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के ही थे,
और दूसरा अगर मैं बात करूँ शेड्यूल कास्ट के लोगों की, तो उसमें भी सदस्य जो थे 28 सदस्य हमें उसको देखने के मिल सकते हैं। तो बहुत सारी खामियां हैं इसके ऊपर, हमारे एग्ज़ाम के अंदर, पीसीएस के एग्ज़ाम के अंदर, यूपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर 11th क्लास की ये जो बुक है आपको काफ़ी हद तक संविधान समझने में मदद करती है। जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी तो संविधान सभा की बैठक में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, जैसे कि नंबर 1 दिक्कत थी कि क्या इंडिया को सेंट्रलाइज होना चाहिए या डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, मतलब शक्तियाँ एक के हाथ में होनी चाहिए, बहुत सारे लोगों के हाथ में होनी चाहिए, क्या हमें सेंट्रल को मजबूत करना चाहिए या स्टेट और सेंटर के बीच में क्या रिलेशन होते हैं, जुडिशरी की पावर कैसी होनी चाहिए, संविधान के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है या नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में डिबेट चल रही थी। इसलिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हम लोगों को। और दूसरा हम कह सकते हैं कि एक बात पे तो बिल्कुल चीज़ें मान ली थी कि इन फ्यूचर में अगर हम राइट टू वोट देंगे तो ऑफकोर्स हम लोग यूनिवर्सल सफरेज की बात करेंगे, यानी कि हमारे भारत के अंदर कोई भी बंदा वोट डालेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी वोटर हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट हो, किसी भी एजुकेशन का हो, कुछ भी पैसे कमाता हो, वो बिल्कुल पूरी तरीके से क्या कहते हैं बराबर ही रहे, है ना। और उसके बाद जब संविधान सभा बनी तो हमें पता है कि सभी लोगों के अंदर क्या कहते हैं उठ बैठ थी, मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी से खामियां थी। मतलब नेहरू जी को कभी कभार सुभाष जी पसंद नहीं करते थे, कभी नेहरू जी को पटेल पसंद नहीं करते थे, कभी पटेल को आपके क्या कहते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सोच पसंद नहीं आती थी, कभी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जवाहरलाल नेहरू जी की सोच पसंद नहीं आती थी, लेकिन फिर भी इन लोगों ने एक दूसरे से डिसएग्री होते हुए भी साथ में मिलकर काम करा, है ना। और ज़्यादातर कमेटियों के अंदर आप देखें तो वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद क्या कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू ज़्यादा कमेटी हेड थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी थी। याद रखना विधानसभा में 8 मेन कमेटियां थी। इन कमेटियों के कौन हेड थे, क्या नाम थे, अगर आपको याद रह जाते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, याद रख लीजिएगा। फाइनली हम कह सकते हैं संविधान सभा की 166 दिन तक ये सभा चली। 166 दिन याद रखिएगा, कहीं कहीं पे 167 लिखा हुआ है तो ये 167 गलत है, ठीक है। तो अभी आप बस इतना याद रखिएगा कि हमारे संविधान सभा के अंदर जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमारा संविधान सभा का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्तावना, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन बनता है। उद्देश्य प्रस्तावना क्या है, वो इक्वालिटी की बात करता है, वो स्वतंत्रता की बात करता है, वो डेमोक्रेसी की बात करता है, वो सोवरेनिटी की बात करता है, यानी कि भाईचारे की बात करता है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, तो इस पे ज़रूर फोकस कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे बस मैं यही पूछ के जा रहा हूँ, मान लीजिए यदि हम 1937 में स्वतंत्रता मिल जाती हमें तो क्या होता, हमें 1957 तक इंतज़ार करना पड़ता तो क्या होता, क्या तब तक बनाया गया संविधान हमारे वर्तमान संविधान से भिन्न होता, अगर बताओ हमें जल्दी स्वतंत्रता मिल जाती तो क्या बदलाव आते, बाद में मिल जाती तो क्या बदलाव आते। ट्यूशन के अंदर, क्लासेस के अंदर या जहाँ पे भी आप क्लासेस लेते हैं उनसे ये क्वेश्चन ज़रूर डिस्कस करिएगा। हमने कुछ नहीं करा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय, हमने मेन कोशिश करी कि शक्तियों को बांट के रखे, इसीलिए हमने बैलेंस अप्रोच अपनाते हुए शक्तियों को बांटा। जैसे कि हमने अपने इंडिया के अंदर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इनके बीच में अपनी पावर को बांट के रखा, जैसे हम कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका बोलते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और दोस्तों ईपी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि ईपी फैमिली आप सभी लोगों के साथ बहुत मदद कर रही है, हिंदी इंग्लिश में नोट्स बना के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रही है। तो ईपी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और वीडियो का अगला पार्ट भी जल्दी से आएगा।